हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूं कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की जान है। तो क्लास 9th में हम इस केमिस्ट्री की जान को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है एटम और क्या होता है मॉलिक्यूल और इनके बीच के डिफरेंस को, इनके एप्लीकेशंस को, इनके ऊपर थ्योरीज को हम थोड़ा सा ध्यान से यहां पर समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हम बहुत पुराने सालों की बात करते हैं। लगभग 500 बीसी, यानी जो हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है उस कैलेंडर से लगभग 500 साल पहले की बात है। यानी अभी हम 2023 में अगर हम चल रहे हैं तो इससे भी 500 ईयर्स अगो, यानी बहुत पुरानी बात है कि उस समय पर हमारे पास एक महर्षि थे जो महर्षि कणाद नाम से जाने जाते थे। पहले के लोग जो है साइंटिस्ट करके कोई टर्म नहीं हुआ करती थी, पहले होते थे फिलोसफर। यानी पहले के लोग क्या करते थे, फिलोसफी पर चलते थे। यानी उनकी सोच, उनके विचार और उनके विचारों से कोई चीज अगर एक्सप्लेन हो पा रही है तो उन विचारों पर बात करते थे। तो ऐसे ही महर्षि कणाद ने बोला कि हमारी जो चीजें हैं, हमने मैटर को पढ़ लिया, यानी हमने देखा कि मैटर जितना भी है, यानी जितनी भी चीजें हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस सब किसी न किसी मैटर की है, किसी किसी मटेरियल की है। तो जो मैटर होता है, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि इनका संबंध भारतीय संस्कृति से रहा है, तो इनका संबंध स्वाभाविक है कि संस्कृत और हिंदी से रहा होगा। तो हमारे जो टर्म है वो अलग रहे हैं अंग्रेजी से थोड़े। तो मैटर इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में पदार्थ बोला जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद इस पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो डिवीजन कहलाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा? वो परम अणु कहलाएगा। यानी वो सबसे छोटा इनडिविजिबल और लास्ट डिवीजन क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और उसे बाकी आगे जाकर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला? एटम बोल दिया। तो आगे देखते हैं। उसके कई सालों बाद एक ग्रीक फिलोसफर है जिसका नाम है डेमोक्रिटस और उनके ही एक साथी है लूसिपस। तो लूसिपस और डेमोक्रिटस ने उसी एरा में, उसके कई सालों बाद वापस से बात करी और उन्होंने भी यही बताया कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद वो मैटर डिविजिबल नहीं होता। तो उसका जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फॉर्म होता है वो फॉर्म कहलाता है एटम। यानी यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर और ऐसे जो पूरे वर्ल्ड में जो अनेक लोग थे जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के बाद एक स्मॉलेस्ट लिमिट होती है या स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम, या फिर हिंदी में बोले तो परमाणु। ठीक है। तो इसके बाद अब थ्योरीज बढ़ती हैं। इसके कई सालों बाद डाल्टन जो है उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट करी जिससे वो केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो भाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है उस पर हम बात करते हैं। तो डाल्टन साहब ने कहा कि जो मैटर होता है, यानी कोई भी जो मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। यानी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और उस पार्टिकल का नाम हमने क्या बोला है? एटम। यानी कोई भी मैटर, जैसे मान लो ये पेन बना है, ये स्पेसिफिक मटेरियल का है, तो ये स्पेसिफिक मटेरियल एक सिंगल वो नहीं है, ये पर्टिकुलेट नेचर का है। और पार्टिकल भी किससे बना हुआ है? बहुत सारे एटम से बना हुआ है। तो मैटर अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स, यानी बहुत सारे एटम्स जिनसे मिलकर बने होते हैं। उसके बाद एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, यानी एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, एटम सबसे छोटी है, यूं बोल दो आप। यानी एटम इज नॉट डिविजिबल। तो एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। एटम अनेक प्रकार के एटम होते हैं, लेकिन यहां पर बोला है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज द एलिमेंट्स। यानी जितने प्रकार के एलिमेंट है उतने ही प्रकार के एटम है। यानी किसी एक प्रकार के एलिमेंट का एटम अलग होता है, किसी दूसरे प्रकार के एलिमेंट का एटम अलग होता है। यानी जितने प्रकार के एलिमेंट उतने ही प्रकार के एटम्स भी पाए जाते हैं। तो इसके विषय में और कुछ उसने बताया कि ऑल द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के सभी एटम जो होंगे सेम होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। यानी यहां पर बोला गया ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी उसकी साइज, उसका शेप, उसका मास और सारी जो प्रॉपर्टीज होती है किसी एटम की वो सेम होंगी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट।
लेकिन इसका मतलब यह है कि दे हैव द सेम साइज मास, और ये सारी बातें हमने बता दी। और दूसरी बात यह है कि जो डिफरेंट एटम्स हैं, यानी कि एक मान लो मैं आयरन का एटम ले लेता हूं और एक एल्यूमिनियम का एटम, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है ना, वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे। वो सिमिलर हो सकते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर सकती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं, हूबहू नहीं, सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। यानी वो डिफरेंट होते हैं किसमें, मासेस में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। उसने और बताया डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ द सेम डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, यानी कि ये कंबाइन तो होते हैं तभी तो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। और केमिकल कंपाउंड बनेंगे तो केमिकल कंपाउंड के लिए क्या होना पड़ेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, केमिकली कंबाइन होना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन किस में होते हैं, स्मॉल होल नंबर में होते हैं। यानी यहां पर 1 पॉइंट, जैसे H2O हम पढ़ते हैं, H2O का मतलब है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, वाटर। यानी एक वाटर इज ए कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स किसमें है, स्मॉल होल नंबर के रेशो में कनेक्टेड है। क्या यहां पर H4O2 भी हो सकता था, नहीं, वो स्मॉल होल नंबर नहीं है, वो स्मॉल होल नंबर नहीं है, तो उसको स्मॉल होल नंबर रेशियो में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स और उसके टाइप्स जो है कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस। ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ वो 2:1 में कंबाइन हो रहा है, अगर मैं एटॉमिकली बात करूं तो। लेकिन हाइड्रोजन किसी और के साथ अगर जुड़ेगा, जैसे HCl की बात कर लेता हूं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें तो 1:1 में हो रहा है। यानी डिफरेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम डिफरेंट रेशो में डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो रेशो कैसा रहेगा, स्मॉल होल नंबर वाला रेशो ही रहेगा। यानी डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के फॉलोइंग्स, वो डिफरेंट टाइप के रेशियोज में वो कंबाइन हो सकता है डिफरेंट एटम्स के साथ। अब ये तो था पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल डाल्टन का। लेकिन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ गलतियां थी जो बाद में जाके साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करी। तो आज की जो सिस्टम है, यानी आज की जो केमिस्ट्री है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिन नियम्स को, जिन कानून कायदों को, यानी लॉज को, रूल्स को हम पढ़ते हैं, उनके हिसाब से डाल्टन ने कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो यहां पर उसकी ड्रॉबैक्स बनकर आई। तो आपने देखा होगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, ये कई सारी चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी है, जो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कैसे नहीं कर पाती, अभी देखते हैं कि कहां पर डाल्टन की थ्योरी वायलेट हो जाती है। चलो यहां पर सबसे पहला देखते हैं कि एक तो इसने ये बात नहीं बताई, इसने बोला कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज एटम, इसका कोई डिवीजन नहीं है, इससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो बाद में पता चला कि साहब एटम से छोटे तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहां पर फेल हो गया कौन, क्योंकि इसको नहीं पता था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। दूसरी बात, इसको नहीं पता था कि आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सेम एटॉमिक नंबर मतलब एक ही एलिमेंट, और एक एलिमेंट के अलग अलग मास के एटम, मास अलग है ना, तो अलग अलग मास के एटम, जैसे कार्बन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का दूसरा एटम है जिसका एटॉमिक मास 14 है। क्या कार्बन एलिमेंट सेम है और उनके एटम्स अलग अलग है? जबकि इसने तो बोला था कि एक एलिमेंट का सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट यहां तो डिफरेंट मास रख रहे हैं। तो आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को ये यहां पर क्या नहीं कर सकता, ये आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे आइसोबार है, आइसोबार का मतलब क्या है, एटॉमिक मास सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास सेम है, जबकि किसने बोला था कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे, मास में, साइज में और किसमें, शेप में डिफरेंट होंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होंगे। लेकिन यहां पर तो मास सेम हो रहा है, तो ये आइसोबार्स को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। और जैसे इसने बोला स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं, क्या कंबाइन होते हैं, जो एटम्स हैं वो किसी केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। यहां पर देखो 11, 22 और 11 है। अगर इसको स्मॉल होल नंबर में, स्मॉल होल नंबर रेशियो में अगर मैं करूं तो ये तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा, यानी CH2 और O हो जाएगा ये, जबकि ये तो C11, H12, H22 और O11 है।
तो इस प्रकार के कंपाउंड्स भी पाए गए, जिसे हमने देखा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहां पर क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। यहां पर एलोट्रॉप्स के लिए इसने कोई बात नहीं करी कि कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कार्बन यानी एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी पाया जा सकता है, इसके बारे में भी इसने बात नहीं करी। तो ये सारी चीजें हैं जो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो क्या क्या आपने पढ़ा यहां पर, सब एटॉमिक पार्टिकल, आइसोटॉप्स, आइसोबार और एलोट्रॉप, ये सारी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए, ठीक है ना। और स्मॉल होल नंबर वाला रेशियो। अब यहां पर आ जाओ, डाल्टन ने जो कुछ एलिमेंट्स उस समय तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके सिंबल्स उसने दिए। जैसे हाइड्रोजन का उसने एक सर्कल के अंदर डॉट लगा दिया, ऑक्सीजन का ब्लैंक सर्कल, फिर नाइट्रोजन का इस प्रकार, कार्बन का बिल्कुल डार्क, और सल्फर का प्लस लगा दिया, लेड का एल लिख दिया, कॉपर का सी लिख दिया, जेड जिंक का जेड लिख दिया, और मर्क्यूरी के लिए इसे डॉट डॉट लगा दी सर्कुलर। और वाटर का बनाया उसने कैसे, 2 हाइड्रोजन और बीच में एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बीच में एक ऑक्सीजन, इस प्रकार से। तो ये कुछ सिंबल्स डाल्टन ने दिए। लेकिन जो आजकल के सिंबल्स है, जो मॉडर्न सिंबल्स है, वो क्या है, वो डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। कुछ में फर्स्ट अल्फाबेट लिखा जाता है कैपिटल में, किसी में क्या होता है फर्स्ट अल्फाबेट के उस पर अगर 2 से अधिक एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर एक को फर्स्ट अल्फाबेट लिखेंगे, दूसरे वाले को फर्स्ट एंड सेकंड अल्फाबेट लिखेंगे, जिसमें पहला वाला कैपिटल और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, उसका स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी मैच करता है तो फिर जो नेक्स्ट वन आएगा उसमें फर्स्ट और थर्ड, यानी सेकंड वाले को लीव करके थर्ड वाले को ले देंगे। इस प्रकार से सिंबल्स बने, जैसे हाइड्रोजन, बेरियम, आर्सेनिक और सिल्वर आप देख सकते हैं। इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट है, बेरियम में आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला है, आर्सेनिक में आप देखोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला है, AS। सिल्वर में आप देखोगे तो ये ग्रीक वर्ड्स पे है, लैटिन नेम्स पे है। तो ये लेड में आप देखोगे तो ये भी लैटिन नेम पर है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सिंबल्स यहां पर बने। अब जो एटम की बात हमने करी कि सबसे छोटा है, इसकी साइज क्या है, तो एटम की साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटम की साइज बहुत ही छोटी होती है। कैसे, देखो एटम की साइज इतनी छोटी होती है कि यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 3 करोड़ 50 लाख, कितने, 3 करोड़ 50 लाख, यानी 3 करोड़ 50 लैक्स अगर कॉपर के एटम एकदम लाइन टू लाइन रख दे, जैसे ये ऐसे एक से एक मिलाकर अगर 3 करोड़ 50 लाख एटम्स रख दूं मैं, किसके, कॉपर के, एंड टू एंड इन अ लाइन, तो वो किसके बराबर होगा, वो जो एक पेपर आता है ना आपका A4 शीट, जिस पेपर पर आप लिखते हो, उस पेपर की थिकनेस के बराबर। पेपर की थिकनेस ही इतनी कम है, और वो इतनी सी थिकनेस भी कितने एटम से बनी है, 3 करोड़ 50 लाख एटम से, यानी कि एटम्स बहुत छोटे होंगे, तभी तो इतने को मिलकर इतनी सी थिकनेस के बराबर होना पड़ा। तो एटम की साइज बहुत छोटी है। तो हाइड्रोजन के एटम की बात करूं तो ये है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। और यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करो 10⁻⁹ मीटर का ऑर्डर का है। ग्रेन ऑफ सेंड यानी हमारी जो रेत होती है वो लगभग, जो बालू रेत होती है, जो सबसे बारीक वाली रेत, उसकी होती है 10⁻⁴ मीटर। और जो चींटी होती है, आंट जो चींटी, उसकी साइज होती है 10⁻⁻2 मीटर। तो यहां पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो कितना छोटा होता है एटम, यानी चींटी से तो बहुत ज्यादा छोटा होता है एटम। समझ में आ रही बात। अब यहां पर हमने मास नंबर की बड़ी दिक्कत आई कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि ये एटम्स हैं और ये मतलब एलिमेंट्स के एटम्स हैं और इनके सिंबल्स ये हमने रख दिए, लेकिन मास नंबर की दिक्कत आई। तो मास नंबर के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रेफरेंस ले रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन से हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने किसको रेफरेंस ले लिया, कार्बन को। और कार्बन को रेफरेंस लिया, और कार्बन में यह बोला गया कि कार्बन के अगर मैं 12 टुकड़े कर दूं, कितने, 12 पार्ट्स, यानी कार्बन का एक एटम लूं और उस एटम के मैं 12 इक्वल पार्ट्स कर दूं और उनमें से एक पार्ट को उठाकर लाऊं, तो वो एक पार्ट का जो मास होगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। नहीं, उस एक पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, एक एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोल दिया मैंने, एक एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन कितने एटॉमिक मास यूनिट हो गया, क्योंकि कार्बन के तो 12 पार्ट करे थे, उसका एक पार्ट एक एटॉमिक मास यूनिट है, तो कार्बन का कितना हो गया, 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट में हो गया। और हाइड्रोजन को चेक किया तो हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन का जो एक हिस्सा था, उन 12 पार्ट्स में से एक जो पार्ट था उसके बराबर निकला, यानी 1 यूनिट हो गया किसका, हाइड्रोजन का। ऐसे अब हर चीज को हमने चेक किया तो हमने इस प्रकार से यहां पर एटॉमिक मास यूनिट रखी। तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ठीक है, और नाइट्रोजन का 14, और इस प्रकार से सोडियम, फलाना डिगाना, इन सब का हमने यहां पर लिख दिया है एटॉमिक मास। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज्ड होते हैं। तो एटॉमिक मासेस, तो ऑक्सीजन का याद रखो, सोडियम का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम, ये सब याद करने लायक हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल की कि मॉलिक्यूल बनता कैसे। भाई जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल किसी एटम का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दो अलग अलग प्रकार के एटम्स मिलकर एक वाटर के कंपोनेंट का क्या कर रहे हैं, उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। और उसका जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला, यानी वाटर की सारी प्रॉपर्टीज जिसमें हो और सबसे छोटी यूनिट जो होगी वाटर की, वो क्या कहलाएगी, उसका मॉलिक्यूल। समझ में आई बात। एटम की सारी प्रॉपर्टीज किसमें होगी, यानी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज किसमें होगी, उसके एटम में, लेकिन कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी किसमें होगी, उसके मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं, एटम्स के भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं एलिमेंट्स के एटम्स के मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या होती है, हीलियम क्या है, यहां पर एक सिंगल है, ये एक एटम है। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूं तो हाइड्रोजन में कितने एटम है, यहां पर दो एटम है, ध्यान से देखना, दो एटम है। तो यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम ऐसे कंबाइन होकर रह रहे हैं। ये पूरा जो है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हीलियम अकेला सिंगल एटॉमिक यानी मोनो एटॉमिक स्टेट में भी स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाई एटॉमिक स्टेट में ही आपको मिलेगा, यानी H2 की फॉर्म में ही मिलेगा। और H2 यानी दो हाइड्रोजन मिलकर एक साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, मॉलिक्यूल। इट्स नॉट एटम, इट्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए, एटम क्या है इसमें, हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है आपके पास O2 में, यानी एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिलकर साथ में रहते हैं, तो वो दोनों एक साथ जब रहेंगे उसको बोल देंगे मॉलिक्यूल। ऐसे अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में क्या होगा, एक प्रॉपर कंपाउंड बनेगा जिसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जब वो साथ में रहते हैं, जब उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की, और वो सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, तो उसको बोलेंगे हम उसका मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं, ट्राइएटॉमिक होते हैं, यानी कि सिंगल स्टेट में अगर कोई पाया जाता तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, डायएटॉमिक में डायएटॉमिक कहलाएगा, ट्राइएटॉमिक में ट्राइएटॉमिक। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो क्या कहलाएगा, उतना ही एटॉमिक वो कहलाएगा। समझ में आई बात। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल of compound can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of a independent existence and shows all the properties of that substance। यानी कि अगर पानी का मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो पानी की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो पूरे पानी की प्रॉपर्टीज होती है, वो उस छोटे से एक सिंगल कंपाउंड में भी होगी, सिंगल मॉलिक्यूल में भी होगी, सबसे छोटे पार्टिकल में भी होगी, और जिसमें वो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में देखूंगा तो H2O होगा, और इसका रेशियो फिक्स होता है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास भी रेशियो फिक्स होता है। आप देख लो हाइड्रोजन का रेशियो, देखो यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 एटॉमिक यूनिट होता है, तो 2:1 रेशियो 1:16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। आप देखोगे कि यहां पर जो रेशियो आता है बाय मास वो 1:8 आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये रेशियो फिक्स होगा। अगर इस रेशियो में ही ये मिलेंगे बाय मास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में ही मिलेंगे और केमिकली कंबाइन होंगे, देन ओनली वी कैन से दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये रेशियो बाय मास होगा, रेशियो बाय एटम वहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ही आप अमोनिया में देख ले, अमोनिया में रेशियो बाय मास क्या होता है, 14:3 होता है, जबकि रेशियो बाय एटम होता है 1:3। इस रेशियो में ही मिलेगा, ये फिक्स रेशियो होता है। अब बात करें मॉलिक्यूलर मास की। एटॉमिक मास हमने जान लिया कि किसी एक एटम का कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल के अंदर यानी किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का जो मास होगा, अगर उसका सम कर लूं तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहां पर मैं H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं, H2 एक सिंगल एटम तो नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन गैस का, तो इसमें दो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम से, और एक एटम का कितना है 1, तो 2:1 2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ऐसे O2 का देखोगे तो 2:16 32 यूनिट हो जाएगा। HCl का देखोगे तो इसमें क्या आइटम है, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का देख लो, प्लस एक क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का देख लो, तो इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 36.5 यूनिट आ जाएगा। ये यहां का मॉलिक्यूलर मास होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी चार्जेस पर, कि चार्जेस कैसे बनते हैं इन एटम्स पर। ठीक है, ध्यान से सुनना। एटम के अंदर मैंने बताया कि एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है।
कोई भी एटम होगा, जैसे मान लो सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं जानना हूं तो 11 होता है। इसके अंदर इसका मतलब है 11 तो क्या होंगे प्रोटॉन, 11 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होगा न्यूट्रल। क्या होगा ये न्यूट्रल। जब ये स्टेट में, जब ये ऐसे नॉर्मली पाया जाएगा तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसका जब आगे जाकर आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1 और इसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और स्टेबिलिटी के लिए इसे ये एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो आगे आप जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में तो उसमें समझ जाओगे। स्टेबिलिटी के लिए इसको ये देना होगा, इसको लीव करना होगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है तो आप देखो कौन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा। कितने अमाउंट से ज्यादा, एक अमाउंट से, यानी एक प्लस इस पर चार्ज आ जाएगा, यानी Na क्या बनेगा प्लस। यानी कि जो मेटल्स होते हैं जनरली वो क्या फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम कैटायन। याद रखने के लिए बीच में यहां पर पॉजिटिव लगा दो, ये कैटायन हो गया। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन का देखूंगा मैं तो क्लोरीन का 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7 और इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने स्टेबिलिटी के लिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। यानी न्यूट्रली इसके पास 17 प्रोटॉन था और 17 ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। कितने अमाउंट से ज्यादा, एक अमाउंट से ज्यादा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो कितना चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा -1। यानी क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा, क्लोरीन Cl-1, ये क्या फॉर्म किया था Na+, और इसको क्या बोला, इसके नेगेटिव आयन है तो इसको बोलेंगे हम एनायन। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एनायन मतलब अनेगेटिव आयन। क्या फॉर्म किया इसने, एनायन फॉर्म किया। तो इस प्रकार से ये चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं। ज्यादा डिटेल में अपन इनको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस जो मेटल्स बनाती है, नेगेटिव चार्जेस जो नॉन मेटल बनाती है उनको एनायन बोलते हैं, मेटल वालों को कैटायन बोलते हैं। अब यहां पे याद रख लो, ये हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनके क्या क्या आयन बनते हैं, किस पर कितना चार्ज है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो एनाइंस मिल जाएंगे आपको, जिसमें मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ऐसे वैलेंसी के हिसाब से भी आप देखोगे तो किसी पर -2 है, किसी पर -1 है, किसी पर -3, -4 तक आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, जैसे अमोनियम आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, नाइट्राइड, नाइट्रेट और अल्यूमिनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, और ये सारे आयंस आप यहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये भी आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे आपको किसी ने बोला कि सर एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखकर बताओ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब है एक तो एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन है उसके साथ, दोनों के सिंबल लिखो, एल्यूमिनियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। दोनों की वैलेंसी लिखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अभी क्या करना है, इनको बॉन्डिंग बनानी, इनको एक साथ एक केमिकल फॉर्मूले में आना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनकी जो वैलेंसीज थी, यानी इनकी जो ईगो थी, इनकी ईगो बोले तो इनकी वैलेंसी, वो ईगो इनको त्याग करके एक दूसरे के चरणों में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ईगो को त्याग करके चरणों में जाओगे तभी तो आपके बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। तो इन्होंने ईगो मतलब अपने वैलेंसी के साथ जो साइन था, साइन इनका त्याग दिया, इनका ईगो त्याग दिया। यानी इसके साथ -1 था तो इसकी ईगो माइनस वाली थी तो माइनस हटा दिया इसने, 1 आ गया Al1। इसका +3 था, इसने प्लस अपना त्याग दिया, किसके पास चला गया, Cl3 के पास, Cl के पास, तो Cl3, तो ये AlCl3 ऐसे बन गया। ऐसे और भी कंपाउंड है जो भी आप बनाना चाहें। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां पर देख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब आप जानते हो मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में, तो पहले आएगा मैग्नीशियम और क्लोरीन। हम जानते हैं मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है और इसकी -1 होती है। हमें पता है दोनों को संबंध बनाना है आपस में, दोनों को। तो यहां पर ईगो को छोड़कर चरणों में जाना पड़ेगा। तो इसने अपनी ईगो ने अपना माइनस साइन छोड़ा तो ये Mg के चरणों में 1, इसने अपना प्लस साइन छोड़ा, ये Cl के चरणों में 2, तो क्या हो जाएगा, ये MgCl2। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसा बना, MgCl2 बन गया। तो इस प्रकार से आप केमिकल फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर बच्चों। तो इनको रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम में फोड़ दीजिए, मचा दीजिए और एक अच्छा स्कोर लेकर आइए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये सारे वीडियोज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।